द मिडनाइट स्टूडियो एपिसोड 6। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बोमी बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ ग्रैंड माँ के घर आ रही थी और रास्ते पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से बोमी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। और दूसरे सीन में हम छोटे से सियोकी को देखते हैं। उसके घर पर बोमी आती है रोते हुए और उसके हाथों में हम वही कैमरा देखते हैं। अब प्रेजेंट में हम सियोकी को देखते हैं। उसने रात को बहुत ही बुरा सपना देखा था और उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो बोमी को ढूंढते हुए बस स्टैंड पर आ गया, जहाँ पर उसे बोमी मिल भी गई। लेकिन उसी दौरान उसे सामने से वो ट्रक तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। सियोकी ने ट्रक के अंदर उस इवल स्पिरिट को देख लिया था और इवल स्पिरिट ने भी सियोकी को देख लिया था और वो उसे ही टारगेट बनाने के लिए ट्रक को उस तरफ लेकर जाता है। आगे हम उसी सीन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बोमी के ऊपर सारे गोस्ट अटैक करने वाले थे। लेकिन तभी पीछे से सियोकी आकर उसके आईज क्लोज कर देता है और उसे कहता है तुम्हें कुछ भी देखने की और सुनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बस खड़ी रहो। और जैसे ही बाकी गोस्ट सेफ जोन के अंदर आने लगते हैं तो उससे टच होकर वो गायब हो जाते हैं, जिसके बाद सियोकी उसकी आंखों से हाथ हटा लेता है और बोमी कहने लगती है तुमने तो कहा था मैं नॉर्मल हो गई, लेकिन अभी भी मैं सब कुछ क्यों देख पा रही हूँ। तो सियोकी से सवाल किए जा रही थी पर सियोकी कोई आंसर नहीं देता। तो बोमी कहती है इस टाइम पर तुम चुप नहीं रह सकते। और जैसे ही वो उसे जवाब मांगने के लिए पीछे मुड़ती है तो सियोकी बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर जाता है। सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस दोनों आ जाती है और देखते कि बोमी सियोकी को लेकर बैठी हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोमी सियोकी को अपने कंधे पर उठाकर घर लेकर आती है और वो सोचती है कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया। फिर वो उसे उठाकर उसके रूम में लेकर आती है और कहती है अगर वो बीमार था तो उसे बाहर आने की क्या जरूरत थी। तभी बोमी की नजर उसके पूरे रूम पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे गॉड की तस्वीर और बहुत सारे बाइबल रखे हुए थे। सोचती है कि वो कितना रिलीजन फॉलो करता है। तभी देखते हैं कि सियोकी को होश आने लगता है और वो बोमी से पूछने लगता है कि टाइम क्या हो रहा है। तो बोमी बताती है कि जल्दी ही शाम होने वाली है। फिर सियोकी कहता है ठीक है मुझे जल्दी ही काम पर जाना पड़ेगा। तब बोमी उससे पूछती है तुम इस कंडीशन पर काम पे कैसे जा सकते हो और तुम अचानक बीमार कैसे पड़ गए, तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। तब सियोकी बताने लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने फोर्सफुली उस दरवाजे को खोला था और ये उसी की साइड इफेक्ट है। फिर वो कहता है अब मुझे जल्दी स्टूडियो पर जाना होगा। तब बोमी कहती है तुम इस हालत में काम कैसे करोगे, एक काम करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। तो सियोकी उससे कहता है थोड़ी देर पहले तुम गोस्ट को देखकर डर गई थी और तुम कह रही थी कि तुम नॉर्मल होना चाहती हो। फिर बोमी अपने हाथ को देखती है जहाँ पर गोस्ट की वजह से उसके हाथ में स्क्रैच लग गया था। सियोकी उससे कहता है अब तुम सो जाओ, बिल्कुल डरना मत, अगर तुम्हें कुछ दिखता है तो उन्हें इग्नोर करना और अच्छी नींद लेना। जिसके बाद सियोकी स्टूडियो चला आता है। देखते स्टूडियो में बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे क्योंकि रिसेंटली बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। सभी गोस्ट ये जानने के लिए डेस्पेरेट थे कि उनकी मौत अचानक क्यों हुई और यहाँ पर बच्चों से लेकर प्रेग्नेंट औरत भी मौजूद थी। सभी का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और उन्हें शांत किया जाता है। जिसके बाद सियोकी सबकी तस्वीर लेकर उन्हें उनके मंजिल तक पहुँचा देता है। अगले सीन में हम योंसो को देखते हैं जो अपने ट्रक से बाहर आता है और फिर अपना फोन चेक करता है। देखते हैं उसने बहुत सारी डिलीवरी मिस कर दी थी। फिर वो अपने आप से कहता है मैं कहाँ पर हूँ और मैं कब से सो रहा था। तभी सामने से उसे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वो उनसे पूछने लगता है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन कोई भी उसके बातों का रिप्लाई नहीं देता। तभी अचानक योंसो के सामने तेजी से कार आ रही थी तो योंसो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सभी कार उसके अंदर से होकर निकल जाते हैं। ये सारी बात योंसो को बहुत ही कंफ्यूज कर रही थी। वो आगे बढ़ता है तो आगे ही वो एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर वो चारों तरफ लोगों को मरा हुआ दिखता है। तभी उसके सामने से कुछ लोग उसी की बॉडी को लेकर जा रहे थे। योंसो जब अपनी ही बॉडी को देखता है तो उसकी बॉडी में जितने भी चोट लगे हुए थे वो सब चोट उस पर भी आने लगते हैं। ये देखकर वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या उसकी डेथ हो गई है। आगे स्टूडियो का सीन देखते हैं। देखते वो सब अपना काम निपटा चुके थे और सियोकी बहुत ही थक गया था। बेक नाम को उससे पूछता है तुमने कहा कि वो सेफ जोन अभी भी एग्जिट करता है। तो सियोकी कहता है हाँ वो अभी भी है और आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरे वजह से हुआ। उस ट्रक के अंदर मैंने इवल स्पिरिट को देखा था और वो कोई आम स्पिरिट नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ थे और उसका टारगेट मैं ही था। मेरी वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। हमारे पूर्वज में जिसने इस कर्ज को स्टार्ट किया था उन्होंने एंजल ऑफ डेथ को देखा था। 35 साल का हो गया हूँ इसलिए मौत मेरी पीछा कर रही है। अगर मैं पहले ही मर जाता तो शायद इतने सारे लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। फिर बेक नाम को कहता है तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास सेफ जोन है। लेकिन सियोकी कहता है कोई भी अपने डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता तो इस सेफ जोन से भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर बेक नाम को कहता है ठीक है अब मुझे घर जाना होगा। उसके जाने के बाद सियोकी रेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी डेथ ऑफ द गेट फिर से खुलता है और यहाँ पर एक विजिटर और आता है और देखते ये विजिटर योंसो है। योंसो सियोकी के पास आकर रोते हुए कहता है वो एक्सीडेंट मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से इतने लोग मारे गए क्योंकि मैं ड्राइविंग के दौरान सो गया था। क्या इसके बाद भी मैं यहाँ पर आना डिजर्व करता हूँ? सियोकी उसे हाँ कहते हुए कहता है बताओ तुम्हारी आखिरी विश क्या है।
आगे हम जीवन को कंपनी में देखते हैं। इतनी रात होने के बाद भी वो यहाँ पर बैठकर काम कर रही थी और उसने सेल रिपोर्ट को तैयार भी कर लिया था। तभी उसके नाक से खून बहने लगता है और जीवन अपने नाक को पोंछते हुए सोचने लगती है, डॉक्टर ने उससे कहा था उसने अभी अभी रिकवर किया है तो उसे थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना चाहिए। फिर जीवन सोचती है मैंने आज बहुत ही काम कर लिया। तभी यहाँ पर गो आ जाता है और वो उसे डराने लगता है। वो सारा सामान इधर उधर गिरा देता है और लाइट को भी बार बार वो ब्लिंक कर रहा था। ये सब देखकर जीवन को डर तो लगता है और तभी वो गो की तरफ उंगली करते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। और ये सुनकर गो डर जाता है, लेकिन देखते कि जीवन तो सिर्फ मजाक कर रही थी क्योंकि बोमी के साथ रहकर उसे साइड इफेक्ट हो गए थे। बोमी भी गोस्ट को देखकर ऐसा ही रिएक्ट करती थी। फिर वो कहती है लगता है बोमी के साथ रहकर मुझे भी दौरे पड़ने लगे हैं। जिसके बाद वो फिर से अपने काम पर बैठ जाती है और गो चुपचाप अपने सीट पर बैठा रहता है। आगे सुबह हो जाती है और सभी एम्प्लॉय कंपनी में आने लगे थे। चीफ की आते हैं तो वो जीवन के बारे में पूछते हैं कि किसी ने जीवन को देखा, तो उनमें से सभी कहते हैं अभी तक हमने जीवन को नहीं देखा। इससे सभी को लगता है कि जीवन ने जॉब छोड़ दी है। लेकिन तभी पीछे से जीवन आती है और चीफ की मुझसे पूछते हैं तुम इतनी देरी से क्यों आई। तो जीवन कहती है मैं देरी से नहीं आई, अब तक तो मैं घर ही नहीं गई और आपने जो मुझे काम दिया था वो भी मैंने टाइम पर पूरा कर दिया है। फिर वो अपने कंप्यूटर से प्रोजेक्ट को दिखाने लगती है तो उसकी जगह एक कार्टून का वीडियो चल जाता है। ये वीडियो देखकर सभी हंसने लगते हैं तो चीफ किम को गुस्सा आने लगता है। वो जीवन से कहते हैं तुम इस जगह को मजाक समझती हो। जीवन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सच में काम पूरा कर लिया था और उसे भेज भी दिया था, तो अचानक ये वीडियो क्यों चलने लगा। और यहीं पर हम गो को हंसते हुए देखते हैं। जो भी उसके पोजीशन पर काम करता है वो उसे नहीं छोड़ता और परेशान करके उसे यहाँ से भगा देता है। गो कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें 15 दिन तो क्या 2 दिन भी नहीं टिकने दूंगा। फिर चीफ किम जीवन पर और भी भड़कने लगते हैं तो बाकी स्टाफ जीवन को उसके गुस्से से बचाने लगते हैं। उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हम बोमी को देखते हैं। वो नींद से जागती है तो वो सियोकी के रूम को फिर से देखने लगती है और उसका ध्यान एक नोट पर जाता है जहाँ पर आइसलैंड के बारे में लिखा हुआ था और इसमें 2 टिकट के बारे में भी मेंशन था। तो बोमी सोचने लगती है वो वहाँ पर 2 टिकट के साथ क्यों जाना चाहता होगा। तभी डोरबेल बजता है और बोमी दरवाजा खोलने आती है और बाहर सियोकी था। बोमी उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सियोकी कहता है ये घर मेरा ही है। जिसके बाद सियोकी उससे पूछता है क्या तुम्हें कुत्ते पसंद है। और अगले सीन में हम इन दोनों को गार्डन में देखते हैं और सियोकी बोमी को एक प्यारे से डॉग से मिलवाता है। फिर बोमी उस क्यूट की डॉग के साथ खेलने लगती है। सियोकी कहता है इसका मतलब सेफ जोन इस तरह काम नहीं करती। ये सुनकर बोमी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये डॉग भी एक गोस्ट है। फिर सियोकी अपना दिमाग लगाने लगता है कि आखिर ये सेफ जोन काम कैसे करता है। पहली बार बोमी ने जब उसे खींचा था तब उसने पहली बार सर्कल को देखा था। गोस्ट ने जब बोमी पर अटैक किया था तब भी सेफ जोन काम नहीं आई और तब वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं था। इन सब बातों से सियोकी को समझ आ जाता है कि ये सेफ जोन काम कैसे करता है। इसलिए वो बोमी के पास जाता है और सेफ जोन एक्टिव हो जाती है। फिर वो इस दूरी को नापता है और बोमी को बताता है कि इतना क्लोज आने के बाद ये सेफ जोन काम करती है। बोमी पूछती है मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आखिर ये सर्कल कहाँ तक है। तो सियोकी अपने हाथों से उसे कवर करके बताने लगता है कि सर्कल कितना बड़ा है, जिस वजह से वो उसके क्लोज आ गया था। फिर बोमी सियोकी से अचानक पूछ लेती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। मैंने देखा है तुम्हें, हर बार तुम मेरी केयर करते हो और मेरे लिए परेशान होते हो। तो सियोकी रुक रुक के उससे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे सेफ जोन को लाइक करता हूँ और हमें 2 कदम की दूरी को मेंटेन रखना है। यानी कि साफ तौर पर सियोकी ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आगे हम बोमी को लॉन्ड्री शॉप में देखते हैं और वो बहुत ही गुस्से में थी। वो कहती है मैंने उससे थोड़ी ना कहा कि मैं उसे लाइक करती हूँ, तो उसे क्या जरूरत थी मुझे रिजेक्ट करने की। आगे हम युनसू को कॉलेज के बाहर देखते हैं। आज ही के दिन उसे कॉलेज की तरफ से डिप्लोमा मिलने वाला था। आगे वो कॉलेज हॉल में आ जाता है तो देखते स्टूडेंट को डिप्लोमा दिया जा रहा था और ये सब देखकर उसे अपने लिए बहुत ही बुरा फील होता है। यहाँ पर सियोकी आता है जो उसके लिए फ्लावर भी लेकर आया था। वो युनसू को कांग्रेचुलेशन करता है और उससे पूछता है क्या तुम सच में वो डिप्लोमा चाहते थे। तो युनसू कहता है बहुत ही बुरी तरीके से। इसके बाद हमें युनसू के बारे में और भी दिखाया जाता है। जब से वो पैदा हुआ है तब से उसकी लाइफ बहुत ही अनलकी रही है। पैदा होते ही पेरेंट्स ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। जब वो किसी को मिला तो वो लोग भी उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए और जब भी उसकी किसी के साथ फाइट हो जाती तो उसके सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसे फैमिली की कमी बहुत ही महसूस होती थी। अपने आप को बेहतर करियर देने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की और पार्ट टाइम जॉब भी किया, वो भी लगातार कई घंटों तक। आगे योनसो से बता रहा था जब ये डिप्लोमा दिया जाता है तो स्टूडेंट का नाम लिया जाता है और उसे बड़े सम्मान के साथ वो डिप्लोमा दिया जाता है। ये प्रूव करता है कि हम अपनी लाइफ में सिंसियर थे। आगे हम बेक नामको की वाइफ नारे और बाकी ऑफिसर को एक टेंपल में देखते हैं। आज बेक नामको की डेथ एनिवर्सरी है। बेक नामको नारे को देखते हुए एक सीन को याद करता है। जिस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी उस दिन वो बहुत ही जल्दी में था और नारे उसे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन तभी फिर से उसे कॉल आ गया और उसे अर्जेंट में जाना पड़ा
और उसी दिन उस किलर को पकड़ने के दौरान बेक नामकू को चाकू लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। आगे बेक नामकू का दोस्त और नारे दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर वो कहता है बेक नामकू इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने अभी तक किलर को नहीं पकड़ा। फिर वो नारे से माफी मांगते हुए कहता है हम भी अभी तक उस किलर को नहीं पकड़ पाए, सबके वजह से आपको भी काफी तकलीफ होती होगी। नारी कहती है मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी पकड़ा जाएगा, जिसके बाद वो वॉकी टॉकी के बारे में भी बात करती है। तो वो कहता है वो कलेक्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो वॉकी टॉकी बेक नामकू का था और उसी का रहेगा। आगे हम सियोकी को एक आदमी के साथ योनसू के कॉलेज में देखते हैं। वो यहाँ पर डोनेशन देने की बात करने आए थे, साथ ही वो योनसू के बारे में भी बात करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था और अचानक उसकी डेथ होने की वजह से उसे डिप्लोमा भी नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी वो डिजर्व करता है ऑनर लेने का क्योंकि उसने ये डिप्लोमा पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत की थी और साथ ही पढ़ाई के साथ उसने जॉब भी किया। सियोकी प्रोफेसर के सामने ये बात रखते हैं कि कॉलेज की तरफ से आर्टिकल और न्यूज में योनसू को डिप्लोमा देकर सम्मानित किया जाए, जिसके लिए वो मान भी जाते हैं। दूसरी तरफ बोमी ड्रिंक कर रही थी तो उसके पास जीवन भी आती है और फिर बोमी अपनी प्रॉब्लम उसे बताने लगती है कि वो किसी को डेट करना चाहती है। तो जीवन समझ जाती है कि वो सियोकी के बारे में बात कर रही है। फिर वो उसे कहती है अगर तुम डेट करना चाहती हो तो कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बोमी कहती है पर वो मुझे लाइक ही नहीं करता, उसने मुझसे 2 इंच की दूरी रखने को कहा है। ये सुनकर जीवन हंसने लगती है और फिर वो बताने लगती है कि उसकी कंपनी में एक घोस्ट है। उसने लोगों से सुना था कि 3 साल पहले एक एम्प्लॉय की वहाँ पर डेथ हो गई थी। ये बातें सुनकर बोमी उसके लिए डर जाती है और वो किट में से कुछ सामान निकालकर उसे देते हुए कहती है अगर तुम्हें फिर से कुछ ऐसा दिखे तो इनका इस्तेमाल करना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जीवन इन बातों पे ज्यादा यकीन तो नहीं करती, पर बोमी के कहने पर वो इनको रख लेती है। बोमी आगे जब घर आती है तो बाहर उसे गो मिलता है और गो उसे जल्दी से स्टूडियो के अंदर आने के लिए कहता है। बोमी अंदर आती है तो देखते हैं कि योनसू को डिप्लोमा देकर सम्मानित किया जा रहा था और जैसे ही उसकी आखिरी फोटो लेने की बारी आती है सियोकी के पास कॉलेज से कॉल आता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो योनसू को डिप्लोमा देकर सम्मानित नहीं करने वाले क्योंकि वो एक लापरवाह इंसान था जो ड्राइविंग के दौरान सो गया और उसी की वजह से इतने लोगों की मौत हुई, यानी कि एक्सीडेंट का सारा ब्लेम योनसू पर दिया जा रहा था। फिर सियोकी गो को न्यूज चलाने के लिए कहता है। न्यूज में देखते हैं कि हारू कंपनी ने पूरा ब्लेम योनसू पर डाल दिया था और ड्राइविंग के दौरान वो सो गया, जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और इतने लोगों की मौत हुई। अब सुनने के बाद योनसू के हाथों से बुके गिर जाता है और वो उदास होकर यहाँ से चला जाता है। बोमी उसे रोकने जाती है तो सियोकी उसे रोक लेता है और उसे कहता है उसे जाने दो। आगे हारू कंपनी में देखते हैं कंपनी के मैनेजर के पास योनसू का सामान पहुंचाया जाता है, जिसमें एक रिपोर्ट बुक भी थी और योनसू के काम का सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ था। ऑफिसर के जाने के बाद मैनेजर उन सारे सबूत को जला देता है और ये सब योनसू के साथ ही देख लेते हैं। वो मैनेजर से इस बारे में बात भी करते हैं कि योनसू के ऊपर इतना सारा इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि आपको पता ही अनफेयर है। कंपनी उससे इतने घंटों तक काम करवा कर लेती थी, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था। लेकिन मैनेजर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे भी काम से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ योनसू अपने फ्यूनरल पर अकेला बैठा हुआ था। वो यहाँ पर बैठकर रो रहा था तो सियोकी उसके पास आता है और योनसू कहने लगता है वो लोग सही कह रहे हैं, मेरी गलती थी, मेरे वजह से इतने लोगों की मौत हुई। फिर सियोकी उसे समझाने लगता है कि वो एक्सीडेंट तुम्हारे वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ पर उसे क्लियर भी नहीं कर सकता कि वो एक्सीडेंट उसके वजह से हुआ था। फिर आगे सियोकी स्टूडियो में आकर इस बारे में मीटिंग करता है और कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि विजिटर की पूरी गलती नहीं है, उसकी गलती इसमें है, पर उससे ज्यादा हारू कंपनी की गलती है। तो अपने एम्प्लॉय से एक ही वीक में 70 घंटे तक काम करवाते हैं, जो कि बहुत ही अनफेयर है। योनसू को अपनी गलती की वजह से बहुत बड़ी सजा मिली है, लेकिन ये बहुत ही अनफेयर होगा कि उसे इस तरह से ब्लेम किया जाए। फिर यहाँ पर बोमी कहती है हम इसके लिए कंपनी पर केस कर सकते हैं और मैं ये सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पेमेंट देनी होगी। फिर सियोकी उससे पूछता है तो तुम कितना चार्ज करोगी। और अगले सीन में हम सियोकी को कंपनी में आते हुए देखते हैं। वो यहाँ पर आकर योनसू के एक दोस्त से बात करता है, लेकिन उनमें से योनसू के बारे में कोई भी बात करने को राजी नहीं थे। जिसके बाद सियोकी कहने लगता है आप लोगों ने योनसू से प्रॉमिस किया था कि ग्रेजुएशन पे आप सभी मिलकर उसे पार्टी देंगे, तो फिर अब उसे इंसाफ देने की बारी आई तो आप सब पीछे क्यों हट रहे हैं। दूसरी तरफ हम बोमी को हारू कंपनी के लीगल टीम के पास देखते हैं और वो यहाँ पर योनसू के बारे में बात करती है। वो कहती है योनसू के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं उसे हटाया जाए। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑनर डिजर्व करता है। और मुझे अच्छे से पता है कि हारू कंपनी अपने वर्कर से किस तरह काम करवाती है। इससे पहले कि आपकी कंपनी के वर्क डिटेल सबके सामने आ जाए, अब मीडिया पर जाकर योनसू के ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं उसकी जिम्मेदारी ले और बताए कि वो लापरवाह इंसान नहीं था। तो सामने से वकील बोमी को कहती है अगर हम ऐसा ना करें तो तुम क्या करोगी, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। बोमी योनसू का वर्क डिटेल दिखाने लगती है, जिसमें योनसू के वर्क डिटेल की सारी ड्यूटीज लिखी हुई थी कि योनसू ने कंपनी के लिए कितने घंटों तक काम किया है।
लेकिन सामने से वकील कहती है इन सब से कुछ नहीं होने वाला और अब तक हारू कंपनी के किसी वर्कर ने भी कंप्लेंट नहीं किया है, तुम्हारा केस बेबुनियाद है। तभी यहाँ पर हम योनसू के सारे दोस्तों को आते हुए देखते हैं और वो बोमी को लिखित कंप्लेंट देते हैं। पीछे से सियोकी भी आ जाता है और बोमी उसे देखकर मुस्कुराती है। फ्लैशबैक में देखते हैं योनसू के सारे दोस्तों ने डिसाइड कर लिया था कि वो योनसू के लिए लड़ेंगे और इसके बाद उन्होंने मैनेजर से जाकर बात भी की और जॉब क्विट करने की धमकी भी दे दी। मैनेजर ने उन्हें फिर से धमकाने की कोशिश की, लेकिन बेक नामकू ने आकर सब कुछ संभाल लिया और बाकी लोगों का जो भी आज का काम था बेक नामकू ने उनके सारे सामान को डिलीवर भी करवा दिया। इन सब की वजह से अब बोमी हारू कंपनी पर योनसू की तरफ से केस कर सकती थी, इसलिए कंपनी की लीगल टीम बोमी के साथ समझौता कर लेती है जिसमें अब वो योनसू पर लगे आरोप को हटाएंगे और एक्सीडेंट की जिम्मेदारी भी लेंगे उन्हें जुर्माना देकर। न्यूज क्लियर होने के बाद योनसू को फिर से डिप्लोमा देकर सम्मानित किया जा रहा था और यहाँ पर उससे मिलने उसके सारे दोस्त भी आए थे। वो अपनी तरफ से योनसू के लिए गिफ्ट के तौर पर टाई लेकर आए थे और फिर ये सभी लोग अच्छे से मिलते हैं। सियोकी इनका आखिरी तस्वीर लेता है, जिसके बाद योनसू यहाँ से गायब हो जाता है। आगे देखते हैं सियोकी अपने रूम को लॉक कर रहा था तो बोमी उसे बाहर मिल जाती है और कहती है तो मुझे पेमेंट करने वाले थे ना। पेमेंट करने के तौर पर बोमी ने कहा था तो मेरी एक विश पूरी करना और उसकी ये विश थी कि वो सियोकी के साथ बैठकर ड्रिंक करे। बोमी जब उसे पहला ड्रिंक पीने को देती है तो उसे पीकर सियोकी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने कभी ड्रिंक नहीं की थी, वो भी इसी डर से कि उसे नशा हो जाएगा तो गोस्ट उसे आकर उसे मार देंगे। पर बोमी के कहने पर वो ड्रिंक करता है। फिर अचानक बोमी उससे कहती है अब मुझे पेमेंट कौन करने वाला है, तो सियोकी सीरियस होकर उससे पूछता है बताओ कितना पेमेंट करना है तुम्हें। तभी बोमी कहती है एक काम करो, इसके बदले तुम यहाँ पर रुक जाओ, ऐसे शिफ्ट मत हो, तुम उस आइलैंड पर जाना चाहते हो ना 3 मंथ के लिए, कम से कम तब तक तुम्हें लाइक कर सकती हूँ। हम दोनों इतने दिनों से साथ में हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो बस प्रॉमिस करो कि कल भी हम एक दूसरे को देख पाएंगे। फिर सियो के बीच में कुछ कहने लगता है तो बोमी उसे चुप करा देती है और कहती है तुमने ऑलरेडी मुझे एक बार रिजेक्ट कर दिया है, तो इस बार मत करो और प्रॉमिस करो कि कल भी हम एक दूसरे को देख पाएंगे। वो अचानक सियोकी के पास आकर उसे किस करती है। इस वजह से सियोकी बहुत ही हैरान हो गया था और वो सिर्फ बोमी को देखे जा रहा था। तो बोमी उसे कहती है बाय, अब हम कल मिलेंगे और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आएगा कल, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।